नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरबाइक्स में। मेरा नाम है अमित और ये है किया की आने वाली नई कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट। अब इस गाड़ी का जो व्हील बेस है, इसका जो शैसी है, इसका जो प्लेटफॉर्म है, वो मिलता जुलता है Hyundai की वेन्यू गाड़ी जो इस बाज़ार में 1 साल से ज़्यादा से है और जो इस बाज़ार में धूम मचा चुकी है। बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में बिक चुकी है। बहुत सारे इंजन्स हैं, बहुत सारे ट्रांसमिशंस हैं, बड़ी ही पॉपुलर गाड़ी है और उसी गाड़ी पर ये गाड़ी भी आधारित है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे बदलाव हैं। हालांकि Hyundai वेन्यू भी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी देखने में, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, ज़्यादा मस्कुलर लगती है, ज़्यादा चंकी लगती है। और अगर किया की माने तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है इस गाड़ी का बाहरी स्वरूप, इसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, दिखने में किस तरह से लगती है अंदर से, और क्या ये आपको इम्प्रेस करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज ज़रा जल्दी से बात करते हैं। अब इससे पहले कि मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो गाड़ी है ये GT लाइन वेरिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पोर्टी वेरिएंट है इस मॉडल का। और इसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो नॉर्मल वेरिएंट है उससे। यहाँ पर जो ये रेड स्टड्स आप देख रहे हैं ग्रिल के अंदर, नीचे भी आपको एक रेड लाइन नज़र आएगी और भी बहुत सारे स्पोर्टी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर आप व्हील्स के पास यहाँ पर आएंगे तो ये व्हील्स कुछ अलग तरह के हैं और यहाँ पर आपको ये रेड हाईलाइट मिलेगा, यहाँ पर ये एक रेड हाईलाइट मिलेगा। और उसके साथ ही अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ भी आपको ये रेड हाईलाइट मिलेगा। तो ये जो सारी फीचर्स हैं ये आपको GT लाइन में मिलेंगी। इसके अलावा जो नॉर्मल वेरिएंट्स आपको किया सेल्टॉस के अंदर देखने के लिए मिले थे वो सारे यहाँ पर भी मिलेंगे, GTX तक, HTE, HTK, और उसके बाद जो GTX वेरिएंट है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये जो GT लाइन वेरिएंट है, यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि जो 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है वहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिक भी मिलेगा जो आपको वेन्यू में नहीं मिलता है। तो ये एक सेगमेंट लीडिंग चीज़ हो जाएगी, आपको डीजल के साथ साथ एक ऑटोमेटिक भी मिलेगा। चलिए इसके बाहरी स्वरूप की बात हम लोग पहले कर लें। और जो किया का बड़ा ही फेमस टाइगर नोज ग्रिल है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा सामने। ये एक ग्लॉसी ब्लैक के अंदर रेडिएटर ग्रिल मिलती है आपको। ये आपको डायमंड स्टाइल क्रोम ग्रिल यहाँ पर नीचे नज़र आएगी। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये भी काफ़ी खूबसूरती से बनाई हुई हैं। ये यहाँ पर DRL है और इसके साथ साथ आपको एक हार्ट बीट फंक्शन मिलता है जिससे कि ये जो DRL है ये आपको पल्सेट करती हुई नज़र आएगी। LED क्लस्टर है यहाँ पर पूरी तरह से और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। बड़ा बम्पर दिया हुआ है और ये प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स आपको नज़र आएंगे पियानो ब्लैक हाउसिंग के अंदर। अंडर क्लैडिंग आपको सामने नज़र आएगी। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सिल्वर एक्सेंट नज़र आएगा यहाँ पर। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बम्पर का, इसे लोअर रेडिएटर ग्रिल की तरह का एक ट्रीटमेंट दिया गया है और ये यहाँ पर आपको एक स्लॉट नज़र आएगा। चलिए इसे ज़रा हम लोग साइड से देखते हैं। और व्हील्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16 इंच व्हील्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर MRF वॉन्डरर टायर्स दिए गए हैं और 215 सेक्शन का काफ़ी वाइड टायर आपको नज़र आएगा। अंडर क्लैडिंग इसे एक ज़्यादा एसयूवीश लुक प्रदान करती है। जैसा मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ऑटो की बैजिंग मिलेगी। 2 टोन कलर, ऊपर आपको ब्लैक रूफ मिलेगी, लेकिन हैंडल जो है ये आपको क्रोम फिनिश में मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं अपने अंदाजे की बात करूँ तो लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। कोई बहुत ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं है, काफ़ी ट्रेडिशनली करेक्ट ये डिज़ाइन है और देखने में काफ़ी प्लीजिंग लगता है। ये प्लीज़ ऑल किस्म का डिज़ाइन है, सभी लोगों को मेरे ख्याल से पसंद आएगा, किसी को भी ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं लगेगा। हेडलाइट्स और वाइपर्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो C पिलर है इसका स्टाइलिंग जो है ये ज़रा अलग है। एक छोटा यहाँ पर आपको क्वार्टर ग्लास दिया गया है और C पिलर पीछे की तरफ जाता है। जनरली आपने गाड़ियों में देखा होगा कि C पिलर इस तरह से आता है, लेकिन यहाँ पर C पिलर की स्टाइलिंग ज़रा अलग की गई है, काफ़ी सॉलिड लगता है। ऊपर आपको ये 2 टोन रूफ रेल्स मिलेंगे ब्लैक और सिल्वर में और यहाँ पर आपको एक छोटा सनरूफ भी मिलता है। ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट है तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ मिलने की गुंजाइश नहीं थी और वो यहाँ पर है भी नहीं। बड़ी विंडोज़ है तो अंदर एयरीनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो शोल्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर रूफ की तरफ जाती है। और अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक में एक और एलिमेंट नज़र आएगा और ये एक छोटा स्पॉइलर भी आपको पीछे की तरफ नज़र आएगा। शार्क फिन एंटेना ऊपर है ऑल ब्लैक रूफ के अंदर और पीछे जो लाइट्स हैं इन्हें भी आगे की ही तरह काफ़ी शार्पली स्टाइल किया गया है। LED लाइट्स हैं यहाँ पर। अब हालांकि जो ब्रेक लाइट क्लस्टर है ये पूरा LED है, लेकिन रिवर्स और ब्लिंकर जो हैं ये बल्ब्स हैं। और ये जो आप सेक्शन बीच में देख रहे हैं देखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये LED लाइट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है जो कि काफ़ी अच्छे से फिनिश की गई है और ये बता पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी
कि क्या ये इल्यूमिनेटेड है या नहीं। तो ये इस गाड़ी को एक ज़्यादा वाइड स्वरूप प्रदान करती है। ये GT लाइन वेरिएंट है तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी और नीचे आपको यहाँ पर ये फॉग डिफ्यूज़र नज़र आएगा। और अगर आप ये एग्जॉस्ट अगर देखना चाहें यहाँ एग्जॉस्ट जो है नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर फॉग एग्जॉस्ट दिए हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट ट्रेपेजॉइडल, जो इसे एक स्पॉटी लुक प्रदान करते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है बम्पर का, ये प्लास्टिक है, ये ब्लैक कलर में किया गया है ताकि ये एक एसयूवीश लुक इसे मिले। यहाँ पर किया की बैजिंग मिलेगी आपको, रेयर वॉश वाइपर, और ये यहाँ पर आपको ऊपर हाई माउंट ब्रेक लाइट्स नज़र आएंगी। जो इसका बूट वॉल्यूम है ये हमें बताया नहीं गया है, लेकिन अगर मैं इस स्पेस को यहाँ पर देखूँ तो मेरे ख्याल से ये 350 लीटर्स प्लस होना चाहिए। और जो लोडिंग बे है ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो सामान को अंदर डालना और बाहर निकालना मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी रहेगा। स्टेपनी जो है फुल साइज़ नहीं है, यहाँ पर आपको 15 इंच का स्टील रिम मिलता है और उस पर 195 सेक्शन का टायर मिलता है। फुल साइज़ टायर और व्हील यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। और ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की स्टाइलिंग देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है, काफ़ी मस्कुलर है और एक एसयूवी का जो टेम्पलेट है उसमें काफ़ी अच्छे से फिट होती है। यहाँ पर व्हील बेस आपको जहाँ तक मेरा मानना है वेन्यू जितना ही मिलेगा और इस गाड़ी का जो ओवरऑल साइज़ है ये भी लगभग वेन्यू जितना ही है, लेकिन डेफिनेटली इस गाड़ी में आपको एक ज़्यादा मस्कुलर, एक ज़्यादा सॉलिड स्टैंस मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वो भी यहाँ पर वेन्यू के साथ में ही शेयर की जाएंगी। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको 118 HP का पावर मिलता है और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। 1.5 लीटर डीजल है, जहाँ पर आपको लगभग 99 HP का पावर और 240 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से 1.2 लीटर का जो बेसिक पेट्रोल इंजन है, जहाँ पर आपको 82 HP की पावर और 150 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क मिलता है, वो भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात की जाए तो जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है वहाँ पर यहाँ भी मेरे ख्याल से आपको एक DCT यानी कि डुअल क्लच 7 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा और उसके साथ ही साथ एक 6 स्पीड मैनुअल और एक IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें क्लच आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसा ट्रांसमिशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक मिलेगा और जो बेसिक 1.2 पेट्रोल है वहाँ पर आपको एक 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा। चलिए अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठें और देखें कि वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको यूवो कनेक्ट फीचर्स मिलती हैं और इस गाड़ी में आप मैनुअल ट्रांसमिशन जो गाड़ी है उसे भी रिमोटली इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी यूनिक फीचर है और इस सेगमेंट के लिए एक बड़ी हाईलाइट है। चलिए अंदर चल के बैठते हैं और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया ये GT लाइन वेरिएंट है, तो अंदर आपको जो सारी चीज़ें मिलेंगी वो आपको दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगी और मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अभी। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर एंट्री काफ़ी इजी है, जो सीट हाइट है बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें भी अंदर घुसने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। डोर रीजनेबली वाइड खुलता है और जो सीट्स हैं ये जैसा कि आपने पहले सेल्टॉस में देखा होगा, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की रिब्ड सीट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम प्लश क्वालिटी सीट्स हैं। और ये जो रेड स्टिचिंग आप देख रहे हैं, ये स्पोर्टी स्टिचिंग जो है ये आपको GT लाइन वेरिएंट में मिलेगी। यहाँ पर अगर आप डोर पैनल को देखें तो यहाँ पर आपको बोस की ब्रांडिंग मिलेगी और ये इस गाड़ी की एक खासियत है। यहाँ पर आपको बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है, जहाँ पर 7 स्पीकर्स और एक सबवूफर भी आपको मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है आपके पास एक बड़ी बॉटल रखने के लिए। और यहाँ पर पावर फोल्डिंग मिरर्स के साथ साथ आपको लॉक अनलॉक और ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप और डाउन का फंक्शन भी मिलता है। यहाँ पर ये आर्म पैड है और ये एक हैंडल है जिसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं खींचने के लिए। ओवरऑल जो क्वालिटी है प्लास्टिक्स की ये काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्ड टू टच नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। और ये जो डोर पुल्स हैं इसका भी स्टाइल काफ़ी अलग सा दिया है, एक सैटिन सिल्वर फिनिश में ये दिया गया है और ये देखने में काफ़ी अलग लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये GT लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ये जो स्टीयरिंग है ये ज़रा स्पेशल मिलेगा। डी कट यानी कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ पर फुली लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको विद कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग और ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। पेडल्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टील पेडल्स हैं विद रबर स्टड्स और ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सेगमेंट फर्स्ट ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको मिलेगा और ये सामने बॉनेट रिलीज़ बटन है, ये फ्यूल रिलीज़ बटन यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप एक और हाईलाइट की बात करें तो ये बड़ा 10.25 इंच का हाई डेफिनेशन सेंटर कंसोल इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलता है
और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको बोस का ऑडियो सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया था वो मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक काफ़ी अलग से काफ़ी फंकी सा बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इसका अगर आप पूरा जो डायगोनल साइज़ है उसकी बात करें तो ये लगभग 4.2 इंच का है और बीच में आपको एक कलर स्क्रीन मिलती है। लेफ़्ट में ये बड़ा स्पीडो है और यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ पर कॉम्पास भी मिलता है आपको। लेफ़्ट में टैको है, ऊपर फ्यूल गेज है और नीचे इंजन टेम्परेचर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस गाड़ी में आपको सामने वाली दोनों सीट्स में वेंटिलेटेड कूल्ड सीट्स मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है और गर्म मौसम में ये आपको ठंडा रखेगा। उसके अलावा एक जो बड़ी अच्छी मेंशनेबल फीचर है वो ये है कि यहाँ पर आपको ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स मिलते हैं। अगर मैं ये बटन यहाँ पर दबाऊंगा ड्राइव मोड, तो यहाँ पर देखिए मुझे स्पोर्ट, नॉर्मल और इको मोड्स में से चूज़ करने के लिए मिलेगा। और अगर मैं ट्रैक्शन मोड दबाऊंगा तो मैं सैंड, मड और स्नो मोड्स में से चूज़ कर सकता हूँ। ये ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल नहीं है, लेकिन 2 व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी जो पावर डिलीवरी है उसे और ब्रेकिंग को कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो यहाँ पर आपको मिलता है उसे यूज़ करके ट्रैक्शन कंट्रोल को यूज़ करके एक ट्रिकी सिचुएशन में से निकालने की ये गाड़ी अपने आप को कोशिश करती है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस किस तरह से दिया गया है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है आपको। ये डबल ट्रे है, यानी कि आपको अपना वॉलेट और सेलफोन रखने के लिए काफ़ी सारी जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आपके पास एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट है, एक चार्जिंग के लिए USB सॉकेट है और एक एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए ये यहाँ पर आपको USB सॉकेट नज़र आएगा। जो AC वेंट्स हैं इनकी पोजीशनिंग वर्टिकली की गई है और ये काफ़ी सॉलिड लगते हैं, काफ़ी सॉलिड फील होते हैं। पियानो ब्लैक जो है ये यहाँ पर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसे एक साथ ये पूरा पैनल कवर करता है। और अगर आप सेंटर कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको AC ऑन या ऑफ़ करने के लिए बटन है और उसके अलावा ये सारे जो बटन हैं ये रेगुलर बटन हैं, लेकिन ये फ़्लो कंट्रोल के लिए कुछ अलग किस्म का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा और इसके अलावा आपको एक जो विशेष फीचर यहाँ पर दी जा रही है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक एयर प्योरीफायर मिलता है जिसमें वायरस प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा ये एक रेयर व्यू मॉनिटर आपको मिलता है। इस बटन को दबा करके आप पीछे का जो कैमरा है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ ही साथ जब आप इसे रिवर्स में डालते हैं तब आपको वो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर आपको रियर व्यू मॉनिटर मिलता है, लेकिन सेल्टॉस के जैसे यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको किया सेल्टॉस की ही तरह साउंड मूड लाइटिंग मिलती है, जिसके द्वारा अंदर का जो एम्बियंस है ये गाने की धुन के हिसाब से लाइट पर थिरकता है और अंदर एम्बियंस को एक विशेष स्वरूप प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये डीजल वेरिएंट है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलता है। 2 कप होल्डर्स हैं आपके पास और ये आर्मरेस्ट है जिसमें अंदर एक छोटा स्पेस है। बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ स्पेस आपके पास है। ये GT लाइन गाड़ी है तो यहाँ पर आपके पास ये GT लाइन बैजिंग आपको नज़र आएगी। काफ़ी शानदार सीटें हैं, ये बहुत ही अच्छे से फिनिश की हुई लेदर सीट्स हैं और ये रिब्ड हैं, परफोरेटेड है और इस सेगमेंट में इस तरह की सीट्स मैंने पहले नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक बहुत बड़ा पुल होगा लोगों के लिए इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। ये ऊपर सनरूफ जो है वो इसके ब्लाइंड्स इस तरह से मैनुअली खुलते हैं और उसके बाद आप सनरूफ को इस तरह से अगर आप चाहें तो ग्लास पैनल को खोल सकते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक टोल टिकट होल्डर मिलेगा। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सनग्लासेस होल्डर है, लाइट्स के लिए कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको ये वैनिटी मिरर के साथ साथ ये सनशेड्स मिलेंगे। रियर व्यू मिरर्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोक्रोमेटिक यानी कि ऑटो डिमिंग है और यहाँ पर आपको ये 3 बटन्स मिलते हैं। इन 3 बटन से आप चाहें तो RSA इमरजेंसी सर्विसेज और नेविगेशन के लिए कॉल सेंटर को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बैठ करके देखूँ तो जो सामने अगर डैशबोर्ड की हाइट है वो काफ़ी ऊंची है, एक SUV फील आता है, नीचे नहीं है। तो जो आप में से छोटे कद के लोग हैं उन्हें शायद ये ज़रा ऊंचा लगे, लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी सॉलिड एक SUV फील आती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सीट हाइट एडजस्टेबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है। इस सेगमेंट में वैसे भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स मिलते नहीं हैं। बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है और इसके साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल फील की बात करें तो ये जो प्लास्टिक्स हैं नीचे वाले ये ज़रा और मेरे ख्याल से बेहतर हो सकते थे, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। ऊपर वाले प्लास्टिक की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है और ओवरऑल जो फिट है, जो फिनिश है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन किया का ये कहना है कि ये जो है ये एक नियर प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है, ये फाइनल प्रोडक्शन वर्जन नहीं है। तो ये जो फिनिश है इसे आप और बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता है। ये मेरे ख्याल से एक फ़ीचर ऐसी है जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे और
ABS विद EBD, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ में पीछे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिलेंगे। चलिए जल्दी से पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या फीचर्स हैं। ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है और जो ये हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है। चलिए पीछे चल के देखते हैं। आगे की ही तरह पीछे भी बैठना काफ़ी आसान है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है और दरवाजे बंद करते वक्त बड़ी ही एक सॉलिड सी आवाज़ आती है। वाइड आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पर आपको एक, और इसे आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं और ये जो सीट्स हैं ये ड्रॉपेबल नहीं है, आप इन्हें गिरा नहीं सकते हैं 60-40, लेकिन पूरी अगर आप चाहें तो इस सीट को इस तरह से गिरा सकते हैं। 60-40 एडजस्टेबिलिटी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। लेग रूम इस सेगमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से अच्छा खासा है और पैरों के मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। रेयर AC वेंट्स आपको यहाँ नज़र आएंगे और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको AQI दिखा रहा है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एयर प्योरीफायर मिलता है विद वायरस प्रोटेक्शन। एक USB सॉकेट आपको यहाँ मिलेगा और एक छोटा स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपना सेलफोन या वॉलेट रख सकते हैं। हेडरूम अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हेडरूम है, मेरे ख्याल से 6 फुट 2 इंच तक के लोगों को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंडल्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, कोट हुक के लिए जगह मिलती है। और आगे की ही तरह अगर आप डोर पैनल्स देखेंगे तो ऊपर जो क्वालिटी है प्लास्टिक की, ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको लेदर पैडिंग मिलती है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग, 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह है और ये जो हैंडल है ये भी काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा सीट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल से ठीक ठाक थाई सपोर्ट मिलता है आपको और ओवरऑल जो कंफर्ट है मेरे ख्याल से लंबे डिस्टेंस पर भी आपको कंफर्टेबल रखेगा। ज़ाहिर तौर पर जो ऊंचे सेगमेंट की गाड़ियां हैं वहाँ पर ज़रा आपको ज़्यादा थाई सपोर्ट मिलता है, सीट ज़रा ज़्यादा कुशन्ड होती है, लेकिन ये जो इसकी साइड्स हैं ये काफ़ी अच्छे से बोल्स्टर्ड है और पीछे वाली सीट के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कंफर्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बीच वाली सीट जो है ये ज़रा ऊंची है और 3 लोगों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। एक और जो बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही थर्ड पैसेंजर के लिए आपको एक प्रॉपर सीट बेल्ट मिलेगी, तो ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ओवरऑल अगर आप इसे सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो स्पेस और कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी मेरे ख्याल से किसी से भी कम नहीं पड़ती है और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी, काफ़ी वेल मेड सीट्स हैं। आगे की तरह यहाँ पर भी आपको ये रिब्ड एक स्ट्रक्चर मिलता है सीट्स का और अगर क्वालिटी की बात की जाए, जो ओवरऑल एम्बियंस इसकी बात की जाए तो सबसे अच्छे, सबसे फीचर रिच और सबसे ज़्यादा वेल फिनिश्ड इंटीरियर्स में से ये एक होगा। इस टॉप स्पेक GT लाइन के अलावा जो दूसरा वेरिएंट है वो है टेक लाइन और वहाँ पर ये जो सारी आपको एक्सटीरियर फीचर्स हैं ये नहीं मिलेंगी। इंटीरियर में भी कुछ डिफरेंस है और ये डिफरेंसेस क्या है ये आपको इन वीडियोज़ और फोटोज़ में नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ फुटेज डाली है जिससे आपको समझ में आ पाए कि बाहर और अंदर क्या क्या डिफरेंस है GT लाइन और टेक लाइन वेरिएंट्स के अंदर। तो दोस्तों ये है किया की नई सोनेट जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। कीमतें जो है बड़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगी मेरे ख्याल से। अगर आप स्पेक टू स्पेक, फीचर टू फीचर देखें तो जो फ़िलहाल Hyundai वेन्यू की कीमतें हैं उन्हीं के आसपास आप मान सकते हैं कि इसकी भी कीमतें रहेंगी। इसमें डीजल ऑटोमेटिक भी है तो इसका जो टॉप स्पेक GT लाइन वेरिएंट है उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा हो सकती है जो Hyundai वेन्यू है उससे। लेकिन अगर कीमतों की रेंज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से 6.5-7 लाख से लेकर के 11.5-12 लाख यानी कि 6.5-7 से 12 लाख तक इस गाड़ी की जो प्राइस रेंज है वो वेरी करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको इसका पहला लुक और इसके फीचर्स, इंटीरियर्स के बारे में वो सारी जानकारी मिल पाई जो आपके लिए ज़रूरी थी ये बात तय करने के लिए कि क्या आपको इस गाड़ी के लिए रुकना चाहिए नहीं। अगर आप मेरी बात माने तो अगर आप इस सेगमेंट में ख़रीदी करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको रुकना चाहिए क्योंकि ये गाड़ी बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मोटरबाइक्स को और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है अमित चंगानी, THECHHANGANI। Thanks for watching. Until next time, this is Amit Changani signing off. Drive hard, drive free, and thanks.